हेलो गाइस, आशा है कि आप सब अच्छे होंगे। जो लोग पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं वे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को एक लाइक दें और दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय बताना न भूलें। और जिन्होंने इसके पहले का पार्ट नहीं देखा है वे देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। धन्यवाद। तो और देरी न करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। हमारे मुख्य नायक ये फैन उनके सामने स्वर्गीय दाओ हेवनली दाओ की परम शक्ति हेवनली दाओ गुस्से से भरी आवाज में इफैन से कहती है, ये फैन, तुम्हारा दुस्साहस सचमुच आसमान छू रहा है। स्वर्गीय दाओ की परम महिमा का अपमान करना और मेरे लाखों दाओ रक्षक प्रतिभावान योद्धाओं को एक पल में मिटा देना, इस संगीन जुर्म की कीमत तुम्हें अपनी जान देकर चुकानी ही होगी। तब ये फैन हाथ में चमकती हुई तलवार को ऊपर उठाते हुए एक तिरछी और घमंड भरी मुस्कान के साथ हेवनली दाओ से कहते हैं, ये फैन, ये स्वर्गीय रास्ता कभी कमजोरों के लिए नहीं है हेवनली दाओ, इस पर केवल परम शक्तिशाली और योग्य इंसानों का ही अधिकार है। आज के इस खूनी संघर्ष में अगर आखिरी हंसी मैं हंसा तो आज से मैं ही इस गौरवशाली स्वर्गीय रास्ते का एकमात्र अधिपति शासक बनूंगा। तब हेवनली दाओ अत्यधिक गुस्से में हमला करते हुए इफेन से कहता है, तो फिर आओ, आज के इस युद्ध में ही ये साबित हो जाए कि तुम्हारी शक्ति में सचमुच स्वर्ग को हिलाने की क्षमता है या ये सब सिर्फ तुम्हारा खोखला अहंकार था। तभी दोनों की एनर्जी के प्रचंड टकराव से चारों तरफ तेज रोशनी फैल जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है पृथ्वी के एक बेडरूम में। देखा जाता है कि एक साधारण बिस्तर पर हमारा नायक ये फैन और एक रहस्यमयी लड़की अगल बगल सोए हुए हैं। अचानक 60% बॉडीगार्ड्स कमरे का दरवाजा लात मारकर तोड़ते हैं और अंदर घुसकर चिल्लाने लगते हैं, यंग मास्टर, आपने सचमुच आज अपनी सीमाएं पार कर दी हैं। ऐसा घिनौना काम करने की हिम्मत आपकी हुई कैसे? तब ये फैन मन ही मन हैरान होकर चारों तरफ देखते हुए कहने लगते हैं, मैं अभी कहाँ हूँ? मुझे बस इतना याद है कि मैं अपने स्वर्गीय ट्रिब्यूलेशन, स्वर्गीय परीक्षा को पार करने में असफल रहा था। अब तक तो मेरी आत्मा के साथ मेरा पूरा अस्तित्व नष्ट हो जाना चाहिए था, मेरा दाव विलीन हो जाना चाहिए था, लेकिन मैं जिंदा कैसे हूँ? तभी दो बॉडीगार्ड्स ये फैन की तरफ देखते हुए सख्त लहजे में इफैन के हाथ पीछे करके फर्श पर घुटने टिकाते हुए कहते हैं, बिल्कुल भी हिलने डुलने की कोशिश मत करना। ये फैन फर्श पर घुटनों के बल बैठे हैं। उन्हें घेरे हुए ये परिवार के प्रभावशाली सदस्य और बुजुर्ग खड़े होकर भारी गुस्से में उन्हें ताने और गालियां दे रहे थे। तब एक सदस्य इफेन को डांटते हुए कहता है, तुम्हारी इस शर्मनाक हरकत ने हमारे पूरे परिवार के सम्मान, प्रतिष्ठा और नैतिकता को मिट्टी में मिला दिया है। मुझे डर है कि अब बाकी 3 महान परिवारों के सामने हमारा ये परिवार सिर्फ एक मजाक बनकर रह जाएगा। तब दूसरा सदस्य कहता है, इस नालायक की वजह से ही मू रोंग सुरंग परिवार के साथ हमारा सम्मानजनक वैवाहिक गठबंधन टूट गया है। ऐसे कुलकलंक और बदनामी के हिस्सेदार के हाथों में ये परिवार का भविष्य कभी नहीं सौंपा जा सकता। तब ये फैन मन ही मन स्थिति को समझने की कोशिश करने लगते हैं, अच्छा, तो इसका मतलब मैं अब पृथ्वी धरती पर हूँ। इस शरीर का असली मालिक ये परिवार का एक निकाला हुआ बेटा है, उच्छृंखल, अय्याश और भोग विलास में डूबा हुआ एक युवक, जिसके माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे, जो हमेशा कमजोरों पर अत्याचार करता था और शक्तिशाली लोगों को देखकर डर से कांपता था। और अब मेरे अपने ही कबीले के लोग मुझे फंसाने की साजिश रच रहे हैं। मूरोंग परिवार की उस लड़की को प्रताड़ित करने की कोशिश का झूठा आरोप मेरे सिर मर दिया गया है। इस परिस्थिति में अगर मैं अब 100 सच भी बोलूं तो भी खुद को बेगुनाह साबित करना नामुमकिन है। ये परिवार के मुखिया ये कैंग गंभीर आवाज में ये फैन की तरफ देखते हुए कहते हैं, आज पूरे ये परिवार के सामने खड़े होकर बताओ ये फैन, क्या तुम अपना ये घिनौना अपराध स्वीकार करते हो या अभी भी खुद को बेगुनाह बताने की जुर्रत करोगे? इसके बाद ये फैन मन ही मन हताश होकर सोचने लगते हैं, स्वर्गलोक का सम्मानित अमर शासक था मैं, लेकिन किस्मत का क्या क्रूर मजाक है, आज इस अपमानजनक स्थिति में दूसरे शरीर में ट्रांसमाइग्रेट पुनर्जन्म हो गया हूं। इस समय विरोध करने की तीव्र इच्छा होने के बावजूद कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इस कमजोर और बेकार शरीर में अपने पक्ष में बोलने की न्यूनतम शक्ति भी बची नहीं है। तब परिवार का एक सदस्य चिल्लाकर इफेन से कहता है, तुम ये परिवार के मुखिया के सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? क्या यही तुम्हारा आचरण और शिष्टाचार है? तब दूसरा सदस्य इफेन से कहता है, चूंकि यह अपना अपराध स्वीकार करने से इनकार कर रहा है तो इस बेकार कचरे को तुरंत परिवार से बेदखल निष्कासित किया जाए। ये परिवार में ऐसे कुलकलंक की कोई जरूरत नहीं है। तब मुखिया ये कैंग अंतिम फैसला सुनाते हुए निराश होकर कहते हैं, ये फैन, तुम इसी पल हमारे परिवार से दूर हो जाओ। तब वह सुंदर लड़की मन ही मन दुखी और निराश आंखों से देखते हुए ये फैन से कहती है, मैंने हमेशा तुम पर भरोसा किया, बार बार तुम्हें मुसीबतों से बचाया, लेकिन इस बार तुम्हारी इस हरकत के लिए मैं कुछ नहीं कर सकती। अब से तुम्हारी किस्मत तुम खुद तय करोगे। लेकिन बताओ ये फैन, तुमने आखिर मेरा दिल इस तरह क्यों तोड़ दिया? तब एक आदमी अजीब क्रीपी हंसी हंसते हुए कहता है, शानदार, ये परिवार के सम्मान की रक्षा के नाम पर यह फैसला बहुत पहले ही ले लिया जाना चाहिए था। इसके बाद बॉडीगार्ड्स ये फैन को बाहर निकालने के लिए हाथ बढ़ाते हुए कहते हैं, ये परिवार का दरवाजा आज से तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद है, अभी भी क्यों बैठे हो, तुरंत बाहर निकलो। तब ये फैन की आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं। वो अपने अंदर की एनर्जी को रिलीज करके प्रेशर बनाते हैं। अब ये मामूली से साधारण गार्ड्स भी मुझे अपमानित करने की हिम्मत दिखा रहे हैं? अपनी सीमा पार मत करो। भले ही ये नश्वर शरीर बेहद कमजोर है, लेकिन मेरे अंदर अभी भी एक ऐसी आत्मा की शक्ति मौजूद है जो तुम्हारे पूरे वंश को कंपा देने के लिए काफी है।
तब चारों तरफ की हवा भारी हो जाती है और एक तीव्र दबाव पैदा होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि इफेन की एनर्जी के प्रेशर के कारण सभी बॉडीगार्ड्स घुटनों के बल फर्श पर गिरकर कांपते हुए कहने लगते हैं, ये क्या हो रहा है? मेरा शरीर मेरे अपने नियंत्रण में क्यों नहीं है? तब ये सब देखकर परिवार के बाकी सदस्य डर से पीले पड़ जाते हैं। उनमें से एक सदस्य डरकर इफेन से कहता है, तुम आखिर करना क्या चाहते हो? तब ये फैन बिना कोई जवाब दिए धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए गंभीर आवाज में सबसे कहते हैं, तुम लोग बहुत जल्द आज के इस काम के लिए भारी पछतावा करोगे। पीछे से एक सदस्य ताने की हंसी हंसते हुए इफेन का अपमान करके कहता है, ये नालायक जाते जाते भी धमकी देने की हिम्मत दिखा रहा है। दूसरा सदस्य, सचमुच ये एक जिद्दी और अड़ियल कचरा है। ये फैन सड़क पर चल रहे हैं। वो अपने हाथों की तरफ देखकर पृथ्वी की स्पिरिचुअल एनर्जी को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये इंसानों की दुनिया है। यहाँ की आत्मिक शक्ति या स्पिरिचुअल एनर्जी इतनी कमजोर है जो हमारी कल्टीवेशन की दुनिया की तुलना में पूरी तरह अलग है। मुझे लगता है इस नई जिंदगी में कल्टीवेशन करना बहुत आसान नहीं होगा। अचानक वो ठिठक कर रुक जाते हैं और पीछे देखते हैं। ये फैन मन ही मन, रुको, ये किस चीज की तीव्र अनुभूति है? ये तो स्पिरिट स्टोन, आत्मिक पत्थर की आभा है। क्या इस पृथ्वी पर भी स्पिरिट स्टोन का अस्तित्व है? उनकी नजर सामने खड़ी एक सुंदर महिला पर पड़ती है। ऐसा लगता है वह स्पिरिट स्टोन इसी महिला के पास है। और सबसे आश्चर्य की बात यह है कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मैं ये फैन के रूप में इसे पहले से जानता हूं। तब ये फैन उस लड़की के सामने जाकर जाने पहचाने लहजे में कहते हैं, तुम मूलांग हो ना? तब मूलांग हैरान और चिढ़कर ये फैन की तरफ देखते हुए इफेन से कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तब ये फैन उसकी तरफ देखते हुए मन ही मन कहते हैं, मू परिवार की बेटी, 4 महान परिवारों के प्रमुख उत्तराधिकारियों में से एक, मूलांग। तब मूलांग झुंझलाहट में अपना चश्मा ठीक करते हुए सख्त आवाज में इफेन से कहती है, ये फैन, मैंने तुम्हें कई बार साफ तौर पर मना किया है, फिर भी तुम किस हिम्मत से मुझे बार बार परेशान करने आ जाते हो? तब ये फैन मन ही मन हंसते हुए सोचते हैं, इस शरीर का पिछला मालिक ये फैन नाम का नालायक सचमुच इससे दिल से प्यार करता था और उसने प्रपोज भी किया था। लेकिन क्या ऐसा कमजोर इंसान कभी इस लड़की का दिल पाने के लायक हो सकता है? इसके बाद ये फैन हाथ से इशारा करते हुए शांत आवाज में मूलांग से कहते हैं, नहीं, तुम गलत समझ रही हो। मैं अब पहले जैसा कुछ नहीं चाहता। बस तुम्हारे पास जो रत्न स्पिरिट स्टोन है वो मुझे दे दो। मन ही मन सोचते हैं, इसे किसी भी तरह हाथ से जाने देना मेरे लिए सही नहीं होगा। तब मूलांग इफेन को इग्नोर करके जाते हुए कहती है, दफा हो जाओ यहाँ से, मुझे और परेशान मत करो। तब ये फैन उसके जाने की दिशा में देखते हुए मन ही मन कहते हैं, अच्छा, मैं पहले से जानता था कि ये इतना आसान नहीं होगा, लेकिन इस दुर्लभ स्पिरिट स्टोन को मैं किसी भी कीमत पर हाथ से नहीं जाने दे सकता। स्थिति को और बेहतर तरीके से समझने के लिए फिलहाल मुझे उस पर नजर रखनी होगी और उसका पीछा करना होगा। ये फैन खड़े होकर गहरी सोच में डूबे हैं। स्वर्गीय साम्राज्य का एक अजेय अमर शासक आज इस पृथ्वी पर एक मामूली लड़की का पीछा करने वाला इंसान बन गया है। किस्मत का खेल। खैर, यहाँ जो थोड़ी बहुत स्पिरिचुअल एनर्जी है वही मेरी शुरुआत के लिए काफ़ी है। मैं यहीं ध्यान और कल्टीवेशन करूंगा। मन ही मन सोचते हैं, मेरे पिछले जन्म के सर्वश्रेष्ठ कल्टीवेशन और तकनीक के तरीके अभी भी मेरी यादों में साफ साफ छपे हुए हैं। तब ये फैन पेड़ की जड़ के पास पद्मासन में बैठकर ध्यान शुरू करते हैं और चारों तरफ की हवा से स्पिरिचुअल एनर्जी को अपने शरीर में खींचने लगते हैं। ये फैन, इस तरह अगर मैं ब्रह्मांड की आत्मिक शक्ति को सोख सकूं तो कोई भी जगह मेरे लिए कल्टीवेशन का मैदान बन सकती है। भले ही पृथ्वी की एनर्जी बेहद सीमित है, फिर भी मैं इसका उच्चतम स्तर पर इस्तेमाल करूंगा। पहाड़ों और नदियों की आदि ऊर्जा मेरे शरीर में प्रवाहित हो। इस पूरे ब्रह्मांड की स्पिरिचुअल एनर्जी आज से सिर्फ मेरी है। तब चारों तरफ से रंगीन एनर्जी की धाराएं तेज रफ्तार से ये फैन के शरीर में प्रवेश करने लगती हैं। कुछ ही देर में उनके चेहरे पर एक दिव्य ईश्वरीय आभा झलकने लगती है। तब ये फैन खुश होकर कहते हैं, एक नई दुनिया, एक बिल्कुल नया शरीर और एकदम शून्य से शुरू होने वाला कल्टीवेशन का ये रास्ता, शायद यही वो स्वर्गीय अग्नि परीक्षा है जो आज किस्मत ने मेरे लिए तय की है। इसके बाद कहते हैं ये फैन, आखिरकार मैं सफलतापूर्वक कल्टीवेशन के पहले चरण बॉडी फोर्जिंग के पहले स्तर में प्रवेश कर चुका हूं। इस मामूली ताकत के दम पर ही पृथ्वी के अधिकांश मार्शल आर्टिस्ट पहले ही मुझसे पीछे छूट जाएंगे। तब अचानक दूर से एक युवती की मदद के लिए चीखने की आवाज आती है। ये फैन, एक मिनट, विला के उस पार से किसी की जोर से चिल्लाने की आवाज आ रही है। उसे कुछ गुंडे चारों तरफ से घेर कर परेशान कर रहे हैं। तब मूलांग डरी और कांपती हुई आवाज में गुंडों से कहती है, तुम लोग कौन हो? तुम आखिर मुझसे क्या चाहते हो? तब गंजा जॉनी छिंग एक अजीब क्रीपी हंसी के साथ मूलांग से कहता है, अफवाहें बिल्कुल झूठी नहीं थीं। मू परिवार की होनहार बेटी के रूप की सुंदरता सचमुच बेमिसाल है। तब मूलांग डरते हुए खुद को संभालती है और जॉनी छिंग को धमकी देते हुए कहती है, तुम जानबूझकर भी मू परिवार का अपमान करने का दुस्साहस दिखा रहे हो। याद रखो, अगर तुम हमारे जैसे महान परिवार के गुस्से का शिकार हुए तो इस दुनिया में तुम्हारे छिपने के लिए कोई ठिकाना नहीं बचेगा। तब गंजा जॉनी सिंह मूलांग का हाथ पकड़कर क्रीपी हंसी के साथ कहता है, तुम्हारे मू म्यू परिवार ने एक परम शक्तिशाली प्रभु के क्रोध को भड़का दिया है। याद रखो,
तुम्हारी तबाही का अंतिम समय करीब आ चुका है, और इस आखिरी मोड़ पर खड़ी होकर भी तुम अभी भी चिल्लाकर मुझे धमकी देने की जुर्रत कर रही हो। मूलांग शॉक होकर, क्या कहा? असंभव, मैं इसे किसी भी तरह स्वीकार नहीं कर सकती। तब अचानक मूलांग को इफेन दिखाई देता है। वो इफेन से मदद मांगते हुए कहती है, ये फैन, प्लीज मेरी मदद करो, मुझे बचाओ। तब इफेन मूलांग की यह हालत देखकर थोड़े ताने भरे अंदाज में कहता है, क्या अजीब इत्तेफाक है, फिर से तुम? पूरा दिन तो तुमने मुझे नीचा दिखाने और मेरा अपमान करने में ही बिताया। अब बताओ, तुम्हें बचाकर मेरा क्या फायदा होगा? तब मूलांग इफेन से कहती है, पहले मुझे यहां से निकालो, बचाओ मुझे। मैं कहती हूं, मैं तुम्हें किसी भी चीज का वचन प्रॉमिस दे सकती हूं, बस इस पल के लिए मेरी रक्षा करो। तब ये फैन शांत आंखों से उसकी तरफ देखते हुए एक मुस्कान के साथ कहते हैं, तुमने कहा तो डील पक्की। ठीक है, तो ऐसा ही सही। और गाइज, आज की कहानी यहीं खत्म होती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।